हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड गुड। एंड मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा उन सारी प्रॉब्लम्स की, उन सारे क्वेरीज की जो बच्चे इस टाइम फेस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग में। जी हाँ, तो सारी यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन में, जी हाँ, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबके काउंसलिंग प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दिक्कतें आती हैं और ये बच्चों को, सीयूटी एस्पिरेंट्स को अभी भी फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डेट जो है अनाउंस हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डेट के अब हम डेडलाइन पे भी पहुंचने वाले हैं। बीएचयू का भी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो 2 दिन में बंद हो जाएगा। डीयू का भी आज लास्ट डेट है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेडलाइन से पहले सही करनी होती है। और बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बार बार ये चीज़ें उठा रहे हैं कि सर बीएचयू के वेबसाइट पे हमारा पेमेंट अटक गया है, जो है वो पेमेंट स्लिप नहीं दिखा रहा है, या फिर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हमारे में कोई कैटेगरी मिस हो गई, हमारे प्रोफाइल में कोई गलती हो गई, तो उस चीज़ का क्या करें। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने रिकॉग्नाइज किया, उन सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई और उसके बाद आपके सामने वो चीज़ लेके आए हैं, उनका सोल्यूशन लेके आए हैं, फुल प्रूफ सोल्यूशन कि आपको जो है क्या उस चीज़ में, उस कंडीशन में, आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। जी हाँ, इन सारी प्रॉब्लम्स का हमने एक लिस्ट बनाया और इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन डेट का क्या हो सकता है, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। ये सारी दिक्कतें हमने लिस्ट करी है और बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमने कॉन्टैक्ट करी और उनसे भी कुछ जवाब हमें मिला है कि ये सारी चीज़ों को आप ठीक कैसे कर सकते हो या फिर इनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो दिक्कत आ रही है बच्चों को इस चीज़ को लेके कि सर फी पेमेंट इनवैलिड बता रहा है, या फिर रिसीट अनअवेलेबल, या फिर अनसक्सेसफुल पेमेंट बता रहा है, या फिर ऑप्शन ही मिसिंग है पेमेंट का। जी हाँ, हेलो, हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें जो है मिस हो रही है, इस तरीके की चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ रही है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ले चलूँ बीएचयू के वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अभी तो काफ़ी स्मूथली चल रहा है, इसमें कोई अभी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। बहुत सारे बच्चे लॉगिन भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें करके भी दिखाई है। यहाँ पे देखना, अगर आप एक बार लॉगिन करोगे यहाँ पे, जी हाँ, तो हम अपने प्रोफाइल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पे जब बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर हमने सारी चीज़ें तो कर ली, बट हमारे पेमेंट में आ रही है दिक्कत। किस चीज़ की दिक्कत कि सर कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर मैंने पेमेंट कर दी, बट वो या तो इनवैलिड बता रहा है या तो अनसक्सेसफुल बता रहा है, बल्कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट हो चुके हैं, कट चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, बट वो चीज़ ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे पास रिसीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर हमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो पेमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर जो है इस चीज़ का हमें सॉल्यूशन बताइए कि हम कैसे इस चीज़ को टैकल करें, इस चीज़ को कैसे मैनेज करें। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है कि प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, है ना। या फिर अगर मान लो कोई बच्चा जो है किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, किसी कोर्स के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, या फिर उनका सब्जेक्ट मिसिंग है। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम कुछ बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो बात करें पेमेंट की, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है, और वो क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सारे प्रेफरेंस लिस्ट मैंने यहाँ पे भर रखे थे। आपको मैंने पिछले वीडियो में, प्रेफरेंस फिलिंग के वीडियो में सारे प्रोसेसेस बताए थे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप जाके उस वीडियो को एक बार रिफर कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने जब यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। मैंने सारी चीज़ें बताई, देखो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें भर दी है कि मुझे कौन कौन सा प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सा कॉलेज आगे रखना है, या कौन सा कॉलेज, जो कौन सा कोर्स मुझे ऊपर रखना है, नीचे रखना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। और जैसे ही हमने प्रीव्यू कर लिया, यहाँ पे प्रीव्यू कर लोगे तो आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है ना। फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन आप करोगे। अब यहाँ पर जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, फी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने भर ली है कि आपके जितने भी प्रेफरेंसेस थे, जिन कॉलेजेस को, जिन सब्जेक्ट्स को आपको चुनना था, वो सारी चीज़ें अपने स्कोर के बेसिस पे आपने चुन लिया। अब आपको करनी थी फी पेमेंट। तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि सर फी पेमेंट के टाइम पर ही सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं।
देखो मैं यहाँ पे अगर फी पेमेंट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे सारी जानकारी दे देगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया, जनरल कैटेगरी की फी जो है रजिस्ट्रेशन फी वो 500 है और बाकी कैटेगरी की उससे कम है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो लेके जाएगा पेमेंट इंटरफेस पे, पेमेंट पेज पे, और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जो है कुछ बच्चों की पेमेंट करी तो वहाँ पे कुछ मुझे भी दिक्कतें आई, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, चीज़ें वो अपडेट हो गई। तो जब हमने बीएचयू के ऑफिशियल से भी बात करी तो उन्होंने यही बोला कि सर कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की क्राउडिंग वहाँ पे है। सर्वर पे जब क्राउडिंग बढ़ जाती है तो वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपने पेमेंट कर दिया और पैसे जो डिडक्ट भी हो चुके हैं तो एक आप काम क्या कर सकते हो, पहला काम आप क्या कर सकते हो कि पहली बात तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल जो कांटेक्ट नंबर है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमने किया बट नहीं हो रहा है, उस पर भी नहीं हो रहा है। तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। आप जो है निश्चिंत हो जाओ क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप पेमेंट कर लेते हो तो लास्ट जो पेमेंट पेज आती है ना उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो कि सर हमने पेमेंट कर दी है। या फिर अगर इनवैलिड या अनसक्सेसफुल भी बताता है तो उस चीज़ का पेमेंट आप अपने पास जो है प्रूफ लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और आप जो है तीसरी चीज क्या, आप तो ये दूसरी चीज तो आप प्रूफ रख लो उसका स्क्रीनशॉट लेके। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, तीसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप जो है बार बार विजिट करो वेबसाइट को। मैंने बच्चों के क्वेरी का यही जवाब दिया कि आप बार बार जो है उस चीज़ को अपडेट करते रहो, रिफ्रेश करते रहो। रिफ्रेश करते रहोगे तो उसमें अगर आपका कभी भी, देखो बहुत सारे बच्चे जिनका पेमेंट क्लियर भी हो चुका है, पेमेंट क्लियर होगा, उन्होंने रिसीट भी डाउनलोड कर ली है, तो ऐसी बहुत सारे बच्चों के साथ टेक्निकल इशू हो रही थी बट उन्होंने उस चीज़ को रिजॉल्व भी कर लिया, उस चीज़ का उनको रिसीट मिल चुका है, उनका पेमेंट भी हो चुका, सक्सेसफुल भी दिखा रहा है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये कि आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज को लेकर, इस चीज का कॉन्सर्न जो है बीएचयू के पास जो है सारे बच्चों के साथ आ रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहो। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। अगर कट ऑफ में आपका नंबर आ गया, कट ऑफ में आपकी सीट आ गई, कट ऑफ में आपका सीयूटी स्कोर जो है मीट कर रहा है अगर वो क्राइटेरिया, तो आपका जो एडमिशन तो हो जाएगा। तो उस चीज़ में आप दिक्कत मत लीजिए, उसके लिए जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन आगे निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात पेमेंट की। दूसरी चीज़ जो बच्चे कह रहे हैं, दूसरी चीज़ वो है कि प्रीफरेंस लिस्ट जो है उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग दिखा रही हैं। तो ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला कि सर मेरे में ये कोर्स नहीं दिखा रहा है, मेरे में ये सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बता दूं कि उसका जो टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 90% केस में आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपकी एलिजिबिलिटी पे, ठीक है ना। तो आपकी एलिजिबिलिटी पे वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आप जो है उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो या ना हो, ठीक है ना। सपोज दैट कि मान लो आपकी जो है आपका स्कोर 250 है आउट ऑफ 450 और आपको एडमिशन लेना एफएमसी में, या फिर आपको जो है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स मिलेगा, मान लो जियोग्राफी ऑनर्स का, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर ये तो मेरे में सब्जेक्ट दिखाई नहीं रहा है, तो कैसे दिखाएगा? या फिर आप जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप किस बैकग्राउंड से हो? आर्ट्स बैकग्राउंड से, और आप चाहते हो कि मैं बीएससी में एडमिशन ले लूं, तो उसकी भी कुछ अलग एलिजिबिलिटी है, उसकी भी कुछ अलग चीज़ें हैं। तो आप जो है कैसे ले सकते हो? तो 99% केस में ये आपके एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आप में शो कर रहा है या नहीं। आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आपका सीयूटी स्कोर क्या है। उस हिसाब से आपका कॉलेज और डिपार्टमेंट बताएगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप में क्या चीज़ें शो हो रही है, क्या चीज़ें नहीं शो रही है। अगर आप इन दोनों चीज़ों से अश्योर्ड हो कि नहीं नहीं इसके हिसाब से तो हमारा ये शो करना चाहिए, या फिर इसमें कुछ ग्लिच आ रहा है बीएचयू की तरफ से, तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आप जो है अपडेट करते रहिए, आप जो है साइट विजिट करते रहिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ की दिक्कत आप मत लीजिएगा कि सर कुछ चीज़ें शो नहीं कर रही है। तो अगर शो नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, पहली बात ये। अगर
गलती से शो नहीं कर रही है या फिर कोई ग्लिच है, टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है, तो वो वेबसाइट से ही ठीक हो सकती है और वो बीएचयू की तरफ से ही ठीक हो सकती है। तो आप जो है सारे लोग, मैं तो कह रहा हूं जिनको भी दिक्कतें हो रही है, आप मेल लिखना बंद मत करो, आप कांटेक्ट करना बंद मत करो, ठीक है ना। और इस चीज का अपने पास प्रूफ भी रखो कि सर ये सारी चीजें मैंने बीएचयू के वेबसाइट पे डाली थी और उनसे पूछा था, उनसे कांटेक्ट किया था, बट उनका कोई रिस्पांस आया या नहीं आया, उस चीज का वेट करो और उस चीज का प्रूफ अपने पास रखो, ठीक है ना। ताकि बाद में अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है या फिर आपके एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ चीजें होती हैं तो आप उनमें उनके सामने बोल पाओ कि हाँ सर मैंने ये चीजें तो करने की कोशिश की थी, बट आपने जो है उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या है जो दिक्कत आ रही है बच्चों को करे, कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझसे बोला कि सर मैंने जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की जगह स्टेट लगा दी है, या फिर सर जो कास्ट सर्टिफिकेट वो स्टेट डोमिसाइल स्टेट का लगेगा या फिर सेंटर का लगेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का है, देखो वहां पे क्या है, चूंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू क्या है, बीएचयू क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आप जो भी सर्टिफिकेट लगाओगे आप सेंट्रल लेवल का लगाओगे, क्या लगाओगे, सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी का जो सेंट्रल लेवल का है कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है ना, तो आप जो है सेंट्रल लेवल का लगाओगे, स्टेट लेवल का आप अवॉइड करोगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर स्टेट लेवल का मैंने लगा दिया सेंट्रल की जगह, तो वो आपकी गलती हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टेट में कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आप हमेशा कौन सा लगाओगे, सेंट्रल लेवल का लगाओगे, ठीक है। हाँ, बीएचयू के वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे आपका वहां पे एक क्वेश्चन आपने उसने प्रोफाइल में भरते टाइम आपने देखा होगा कि आर यू अ यूपी, मतलब आपके पास यूपी का डोमिसाइल है कि नहीं है, मतलब आप यूपी से बिलोंग करते हो कि नहीं हो। अगर करते हो तो आपको वहां पे यूपी का डोमिसाइल करना था, है ना, मतलब वो आप जो है निवास प्रमाण पत्र आपका होता है ना कि रेजिडेंशियल प्रूफ होता है वो, कि आप जो यूपी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, वो एक चीज था जो आप यूपी का लगा सकते थे। अगर यूपी के नहीं हो तो नहीं लगाना था, अगर हो तो वो लगाना था। तो अगर मैं इसमें यही बोलूंगा कि अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है किसी भी कैटेगरी का तो वही आप लगाओगे, ठीक है ना, आप स्टेट का अवॉइड करो। अच्छा, उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जनरल सीट इज नॉट शोइंग। देखो फिर से वही बात है कि जो है उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें मेरे वाले प्रोफाइल में जनरल सीट शो नहीं हो रही है। तो बच्चे मैं आपसे यही कहूंगा कि वो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है बीएचयू की तरफ से। अगर आप एलिजिबल हो या फिर अगर आप में दिखा नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करो, आप बार बार साइट को विजिट करते रहो, अपडेट लेते रहो। ऐसा नहीं है कि आप जो है कल चेक किया फिर उसके बाद डायरेक्ट आज शाम को चेक किया, ऐसा नहीं। आप बार बार उस चीज़ को विजिट करते रहो और उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। हमने भी बार बार, देखो हम भी क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से यही हो सकता है कि हम भी बार बार आपके बिहाफ पे लोग ऑफिशियल्स जो बीएचयू के ऑफिशियल्स हैं या बीएचयू का जो ईमेल एड्रेस है उसी पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है, जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप लोगों के, वो हम कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये सारी चीजें हो रही है तो हम भी बार बार यही आपसे बोलेंगे कि आप जो है अपडेट करते रहो उस चीज को, आप जो है बार बार साइट विजिट करते रहो। अगर कोई चीज शो नहीं हो रही है तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो उसके पीछे, जो कुछ टाइम में रिजॉल्व हो सकती है। और बहुत सारे बच्चों के रिजॉल्व हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम है या एक बच्चे का रिजॉल्व हुआ है, कई सारे बच्चों के साथ अभी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। क्योंकि देखो एक साथ जब चीजें होती है ना तो क्राउडिंग बढ़ती है सर्वर पे, और सर्वर पे जब क्राउडिंग होती है तो ऐसी ग्लिचेस आ जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो भी उस टाइम पे दिखा देगा। ओके, और क्या है, सम पर्सनल डिटेल्स आर मिसिंग। देखो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बहुत सारे बच्चों ने कॉमन पूछा था, तो उन सारी चीजों को मैंने फिल्टर करके यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सम पर्सनल डिटेल्स आर मिसिंग। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे फादर का नाम नहीं दिख रहा है, या फिर मेरी वहाँ पे मतलब मेरे नंबर में कुछ गड़बड़ी है, या फिर मम्मी का नाम नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर दिक्कतें हो रही है तो वो आपका क्या है ना, अगर आपने सीयूटी में अगर कोई गलती नहीं करती, एनटीए के वेबसाइट पे, मतलब जब आप सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे एनटीए के वेबसाइट पर, अगर वहाँ पर आपने गलती करी है तो वो तो आपका कहीं नहीं दिखाएगा, है ना। अगर आपने सीयूटी के लिए जब एनटीए के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा था तो उसमें अगर आपने कोई गलती करी होगी तो
करेक्शन विंडो तो खुला था बहुत पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसके बाद जब सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था तो एनटीए ने करेक्शन विंडो खोली थी। अगर आपने उसमें करेक्ट नहीं किया होगा और आप इस भ्रम में जी रहे होंगे, इस गलतफहमी में जी रहे होंगे कि मेरा तो सारी चीजें सही थी, अगर आपने थोड़ी सी भी वहां पे गलती करी होगी तो प्रोफाइल में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बीएचयू के सिर्फ वेबसाइट पे या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। ओके, तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए आप जो है जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो, आप सारी चीजें कर लो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होने के बाद जब आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी और आपको हो सकता है एडमिशन मिल रहा हो जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में आप चाह रहे हो या जिस भी कोर्स में अगर आपका एडमिशन हो गया, तो उसके लिए आप क्या करो, एक एफिडेविट रख लो, यानी आप एक अपने पास एक प्रूफ रख लो कि वो चीज मेरे पास थी। लेकिन मतलब आप जो है एनटीए की वेबसाइट पे, जब आपने एनटीए की वेबसाइट, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया होगा एनटीए की वेबसाइट पे, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है या फिर एडमिट कार्ड मिलता है, तो वो अपने पास रखो एज अ प्रूफ। और जब आप एडमिशन करवा लोगे और आप बोलोगे, अब बीएचयू के वेबसाइट का भी आप स्क्रीनशॉट रख लो कि बीएचयू के वेबसाइट से मुझे जो है मेरे पिताजी का नाम मिसिंग था या मेरी ये पर्सनल डिटेल मिसिंग थी और वो शो नहीं कर रहा था, बार बार मैं ट्राई कर रहा था बट नहीं हो रहा था, तो उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है, जब वो कॉलेज आपसे पूछेगा, प्रूफ मांगेगा या फिर इस तरीके की गलतियां, तो आप उसके सामने आप बोल सकते हो कि सर मेरे एनटीए की वेबसाइट पे देख लीजिए, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्क्रीनशॉट मेरे पास, आप दोनों में मिला लीजिए कि वहां पे टेक्निकल ग्लिच आ रही थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर आपने भरा होगा तो, अगर आप पूरी तरीके से सही होंगे तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो सर्टिफिकेट है वो क्या हम बदल सकते हैं, या फिर जो मेरी कैटेगरी है वो जनरल से, एक चीज मैं मतलब नोटिस कर रहा था बच्चों की कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या मैंने जो है जनरल सीट से करा था, जो एनटीए की वेबसाइट थी, ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि सर मैंने एनटीए की वेबसाइट पर, यानी जब सीयूटी का रजिस्ट्रेशन किया था तो वहां पे मैंने अपनी कैटेगरी जनरल डाली थी। क्या डाली थी? जनरल डाली थी। लेकिन बीएचयू के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम मैंने उसको ईडब्ल्यूएस कर लिया या ईडब्ल्यूएस करने की सोच रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के अंडर फॉल कर रहा है, तो सर मैं क्या कर सकता हूं क्या उसको? कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे थे, बट मेरी मानो तो आप उसको मत करो। क्या करो? मत करो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जाने के बाद आपको जब रीवेरिफिकेशन होगा ना कॉलेज का, जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा? ऑफलाइन वेरिफिकेशन, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने जनरल से, क्यों ऐसा क्यों है सर? क्योंकि जो आपका सीयूटी स्कोर और जो सिमुलेटेड रैंक या फिर जो भी रियल रैंक बन रही होगी, है ना, वो आपके किसके बेसिस पे बन रही होगी? वो आपके इसी कैटेगरी के बेसिस पे बन रही होगी। ये आपका बेसिस तय करता है कि आपका सीयूटी स्कोर क्या है और उस तरीके से आपकी रैंक क्या बन रही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एनटीए की वेबसाइट पे तो जनरल से किया था या एनटीए की वेबसाइट पे किसी और कैटेगरी से किया था, बट मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है ईडब्ल्यूएस से करना चाहता हूं या चाहती हूं, या फिर मैं ओबीसी करना चाहता हूं या चाहती हूं, मतलब कोई भी कैटेगरी, मतलब ऑल इन ऑल की आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, तो आप ये गलती मत करो। 99% केस में मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये गलती मत करो। जो आपने एनटीए की वेबसाइट पे किया था वही आप बीएचयू के पे भी करो, ठीक है ना, क्योंकि जब रीवेरिफिकेशन होगा आपका कॉलेज अलॉट होने के बाद तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको मुद्दा बना, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है कि सारे कॉलेजेस ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, बट मैं जो है मेजर केस लेके चल रहा हूं कि आप जो है कॉलेजेस को इस तरीके से लो कि वो जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, थोड़े से लीनियंट होंगे और वो क्या कर सकते हैं, आपको जो है एडमिशन दे सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी मिसमैचिंग होगी, आपको जो है एक एफिडेविट आपके पास रखना होगा। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सर्टिफिकेट का या किसी भी कोई भी प्रोफाइल की जो चीज है आपके पास, है ना, मतलब उसका सर्टिफिकेट अगर वो मांग रहा है वेबसाइट, तो आप जो है उसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट रखिए। अगर किसी भी चेंज में आप किसी भी तरीके से आप कुछ चेंज करना चाहते हैं,
ठीक है ना। तो उसका आप जो है प्रूफ रखिए अपने पास, जिसको एफिडेविट में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एफिडेविट बोला जाता है। तो आप जो उस चीज का प्रूफ रखिए कि सर मैंने उस टाइम पे तो ये सर्टिफिकेट लगाया था, बट मुझे ये चेंज करना था, या फिर मैंने ये चेंज कर दिया था गलती से, या फिर मैं जानबूझ के चेंज किया था। तो ये उसका प्रूफ आपको कॉलेज पे जमा करना पड़ेगा। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर कुछ कॉलेज लीनियंट है तो वो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर कुछ कॉलेज लीनियंट नहीं है, हार्ड चेकिंग है वहाँ पे, या फिर मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं वो चीज़ों को, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन गलती, पहली बात तो इस गलती से बचो। बट अगर ऐसा आपने कर भी दिया तो अपने पास एक एफिडेविट तैयार करके रखो कि सर ये मेरा प्रूफ है, इस तरीके से मैं करना चाह रहा था बट हुआ नहीं, है ना, गलती से हो गया। बहुत सारे बच्चे गलती से कर देते हैं, करेक्शन विंडो आने के बाद भी आप नहीं ठीक कर पाते। तो अगर कॉलेज आपका भाग्य सही रहा, लक सही रहा, तो आपका हो जाएगा, वरना फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। ओके और क्या थी दिक्कतें, और क्या चीजें थी। सम पर्सनल डिटेल्स आर मिसिंग, इस चीज के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है ना। विदाउट जनरल टेस्ट एडमिशन पॉसिबल। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो क्या एडमिशन पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें तो मैंने बहुत पहले ही बता दी थी कि बच्चे अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं भी दिया है तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, है ना। अगर आप मान लो, और वो कॉलेज पे डिपेंड करता है टोटली, ओके, कि कॉलेज आपका क्या ऑफर कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, है ना। जैसे मान लो अगर बीएचयू में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है ना, तो बीएचयू में एडमिशन के टाइम पे अगर आपको आर्ट्स में चाहिए एडमिशन और बच्चा कॉमर्स से है, बच्चा क्या है समझ लो कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसका ट्वेल्थ में क्या थे, कॉमर्स थे, तो उसने क्या क्या पेपर दिया होगा, लाइक बिजनेस स्टडी दिया होगा, ठीक है, इको दिया होगा, अकाउंटेंसी दिया होगा उसने, ओके, और मैथ होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है ना। सीयूटी में मतलब कॉमर्स में तो ये सब्जेक्ट थे उसके, कॉमर्स विथ मैथ की बात कर रहा हूं मैं। सीयूटी में उसने कौन कौन सा पेपर दिया था, ये सारे तो दिए ही थे, मतलब ये पांचों तो दिए थे, उसके साथ प्लस में क्या दिया था, जनरल टेस्ट दिया था, जनरल टेस्ट। तो अगर उसको बीकॉम में ना जाके क्या लेना हो, बीए आर्ट्स लेना हो, क्या लेना हो, सोशल साइंस लेना हो या फिर बीए आर्ट्स लेना हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो उसका क्या कंसीडर होगा, उसका कंसीडर होगा इंग्लिश प्लस जीटी। क्या होगा, इंग्लिश प्लस जीटी, यानी उसके 450 नंबर में से, जीटी के 250 नंबर और इंग्लिश के 200 नंबर, 450 नंबर के बेसिस पे उसका जो भी है स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके कोर्स पे, अगर आप जो बीएससी में लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपका फिजिक्स, ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना, तो इन तीनों सब्जेक्ट के बेसिस पे हो जाएगा। तो अगर वो आपके कोर्स पे रिक्वायर्ड करता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो जो किस किस के बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट कर रहा है। तो अपना अगर आपने जनरल टेस्ट का पेपर नहीं दिया और आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हो जिसमें जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं, देखो एनटीए ने बहुत पहले ये चीज मेंशन कर दी थी कि जनरल टेस्ट इज नॉट कंपलसरी, है ना, वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको देना है नहीं देना है। आपका कंपलसरी क्या था, एक लैंग्वेज था और बाकी आपके डोमेन सब्जेक्ट थे, ठीक है। अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हो तो वो ऑप्शनल था आपके लिए, ठीक है, समझ रहे हो। और उसके बाद जो है अगर आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अगर मान लो किसी और में थे और किसी और में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए जनरल टेस्ट जो है कंपलसरी था। आप जो वो जनरल टेस्ट तो जैसे यहाँ पे ना बीकॉम का बच्चा अगर आर्ट्स लेना चाह रहा है तो इंग्लिश के साथ जनरल टेस्ट तो उसका होगा ही होगा, बाकी और उसके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं था, उसके पास हिस्ट्री नहीं थी, जियोग्राफी नहीं था, तो किसके बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट होता, तो वो होता है इंग्लिश प्लस जीटी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो ऐसे अगर बीएससी में एडमिशन चाहिए तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से काम चल जाएगा, जूलॉजी में चाहिए, बायो में चाहिए तो बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे हो जाएगा। तो 600 नंबर के बेसिस पे आपका मार्क्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो जनरल टेस्ट जरूरी है किस किस कोर्स में, इस चीज पे डिपेंड करता है, ओके। चलो, कैन वी चेंज कैटेगरी वाइल काउंसलिंग। देखो इस चीज का अभी मैंने आपको इस चीज का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है कि आप जो है कैटेगरी क्या चेंज कर सकते हो काउंसलिंग के दौरान। यानी अगर आपके पास एनटीए में दूसरी कैटेगरी थी, ठीक है ना, अगर जनरल थी और आप जो है क्या उसको ईडब्ल्यूएस करना चाहते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो उस चीज़ को मत करो। जनरल से अगर ईडब्ल्यूएस जाना चाह रहे हो तो आप उस चीज़ को मत करो, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। आप इस चीज़ का रिस्क क्यों लोगे, है ना। या फिर अगर करना चाह रहे हो तो उस चीज़ का एफिडेविट रखो, कॉलेज पे डिपेंड करता है वो मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो सीयूटी के बेसिस पे होगा, जो एनटीए के वेबसाइट पे आपने चीजें सबमिट करी थी उसी के बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट हुआ, तो उसी के
बेसिस पे आपका एडमिशन भी होगा। तो आप सोच रहे हो अनरिजर्व से किया था और मैं अब रिजर्व कैटेगरी में चला जाऊं, तो वो तो दिक्कत करेगी, है ना। वैसे भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया, डीयू के अकेले सिर्फ 3 लाख बच्चों ने किया अप्लाई। तो सोचो किसका किसको एडमिशन में लेंगे वो। तो छोटी से छोटी गलती भी अगर आप कर रहे हो तो उसके बेसिस पर रिजेक्ट करने का हक, पूरा हक है उनके पास। तो आप उनको ये मौका क्यों दे रहे हो। आप जो है जिस कैटेगरी से आपने किया था उसी कैटेगरी से आप करो। और भी बहुत सारी क्वेरीज है मेनी मोर में, है ना। मैंने यहाँ पे एक वो चीज़ लिख दी है कि बच्चों के और भी बहुत सारी क्वेरीज थी जिनको हमने एड्रेस किया है। अभी तो इतनी सारी फिल्टर करके हमने निकाले, ये सारी क्वेरीज थी बच्चों की बीएचयू के वेबसाइट से रिलेटेड, है ना। मेनली हमने फोकस किया बीएचयू के वेबसाइट पे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए बचता है, ठीक है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी कि क्या सर रजिस्ट्रेशन डेट जो बीएचयू का है वो क्या एक्सटेंड हो सकता है, क्या वो एक्सटेंड होगा। तो देखो ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो डीयू का अगर देखें तो फेज 2 का जो रजिस्ट्रेशन था वो 7 तारीख तक खत्म था, बट उन्होंने 2 दिन बढ़ा के 9 अगस्त तक कर दिया, यानी आज भी आप कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो बीएचयू का क्या, अब बीएचयू में देखो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं बच्चों के रजिस्ट्रेशन के और सीट और काउंसलिंग के दौरान, प्रेफरेंस फिलिंग के दौरान। तो इस चीज को देख के लगता ही है कि आपको जो है डेट बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं अश्योर नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों आप जो है अश्योर्ड हो जाओ, सर ने बोल दिया आप डेट तो बढ़ेगा ही, तो हम जो है चीजों को डिले करते हैं, बाद में कर लेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं। आपके पास अभी तक की जो डाटा है वो क्या है, आपके पास अभी तक की पब्लिक नोटिस है कि 10 अगस्त तक, यानी कल तक जो चीजों को सही कर सकते हो, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप यही डेडलाइन पकड़ के चलो। बट चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसके बेसिस पे मैं ये बोलूंगा कि आप जो है आप 10 तारीख से पहले कर लो, और 12 मतलब 1-2 दिन का जो है आपको एक्सटेंशन मिल सकता है ना। क्या हो सकता है, 1-2 दिन का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। हो सकता है कि डेट आगे बढ़े। तो ये पूरी तरीके से अश्योर्ड नहीं है, बट चांसेस हैं वहां पे। क्या है, चांसेस है कि डेट जो है एक्सटेंड जरूर कर सकता है। अगर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो बच्चों को और भी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी की प्रेफरेंस लिस्ट में चीजें मिसिंग है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डेट एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अगर आगे ऐसी कोई नोटिस आएगी तो हम आपको जरूर इससे एक्नॉलेज करेंगे, आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स होकर सारी चीजें करो, कोई गलती मत करो। आप जो काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी से बनाओ और वेट करो कट ऑफ का। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रेफरेंस फिलिंग के बाद और पेमेंट के बाद क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, आप पेमेंट कर दिया आपने, अब आप कट ऑफ का वेट करो। अब कब कौन सी कट ऑफ आएगी और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस उसके बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस चीज का वेट करो, है ना। बिल्कुल भी घबराओ मत, आपने सारी चीजें सही करी है, एक बार से रीचेक कर लेना। कल जो है लास्ट डेट है, तो हमारे पास बस 2 ही दिन बचे, आज और कल का। तो रीचेक अच्छे से करो, उस चीज को अच्छे से क्लियरली कंसंट्रेशन के साथ सारी चीजें मिला लो, मैच कर लो कि कोई गलती हमसे ना हुई हो। उसके बाद क्योंकि अभी 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन में आप बहुत सारी चीजें अपडेट कर सकते हो। तो अगर प्रेफरेंस लिस्ट में कोई चीज ऊपर नीचे हो गई हो या फिर और कहीं कोई गलती हो गई तो उस चीज को सुधार लो अभी, ठीक है ना। हालांकि 11 और 12 अगस्त को आपका करेक्शन विंडो भी खुलेगा, तो आपके पास एक और मौका होगा कि चीज़ों को सही करने का, ठीक है ना। तो उसमें आपका प्रेफरेंस लिस्ट में भी चेंज कर सकते हो और प्रोफाइल में भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपने वेबसाइट पे गलती कुछ कर दी है प्रोफाइल में भरते टाइम पे, तो उसको भी आप सही कर सकते हो। तो करेक्शन विंडो आने के बाद भी आप जो है इन चीज़ को भूलना मत। अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसका वेट करो, 11-12 को आप करेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल हड़बड़ाओ मत, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपका एडमिशन जरूर होगा अगर आपने मेहनत करी होगी तो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप इस चीज़ को शेयर करो बाकी दोस्तों के साथ, बाकी अपने सीयूटी जो भी सीयूटी का पेपर दे रखे हैं, जिनको भी कॉलेज में काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर जो काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी वीडियोस को उन तक शेयर करो, ताकि वो लोग भी इसको देख के जो है सही कर लें अपनी सारी गलतियाँ, और उनकी अगर कोई क्वेरी हो तो इससे सॉल्व हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।